Everyone, good morning to all of you, dear students. Nowadays we are discussing about carbohydrates in organic chemistry. कार्बोहाइड्रेट यूनिट के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। इनमें से एक एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है एपीमरीकरण या एपीमराइजेशन। एपीमरीकरण की डेफिनेशन से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एपीमर क्या होते हैं। ऐसे विभिन्न समावयी जो केवल एक एसिमेट्रिक कार्बन पर विन्यास या कॉन्फ़िगरेशन में अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, वे एपीमर कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, विभिन्न समावयी या डाइस्टीरियोमर्स वे समावयी होते हैं जो ना तो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और ना ही एक दूसरे पर सुपर इम्पोज किए जा सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स that are neither mirror images of each other nor can be superimposed on each other are known as diastereomers। इसके विपरीत वे ऑब्जेक्ट्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं लेकिन सुपर इम्पोज नहीं किए जा सकते हैं, उनको हम इनन्सियोमर्स या दर्पण प्रतिबिंब रूप समावयी कहते हैं। तो एपीमर्स जो हैं वो डाइस्टीरियोमर होते हैं और ऐसे डाइस्टीरियोमर होते हैं जो केवल एक असममित कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन में अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल डी ग्लूकोज व डी मेनोज एक सी कार्बन नंबर 2 पर भिन्न विन्यास वाले होते हैं, इसलिए डी ग्लूकोज और डी मेनोज परस्पर C2 एपीमर कहलाते हैं। इसी प्रकार डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज की ऑलमोस्ट संरचना सेम होती है सिवाय कार्बन नंबर 4 पर विन्यास में अंतर के, इसलिए डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज को एक दूसरे का C4 एपीमर कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, एपीमरीकरण एक एपीमर को दूसरे एपीमर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कहते हैं। किसी एपीमर को दूसरे एपीमर में बदलने की प्रक्रिया एपीमरीकरण या एपीमराइजेशन कहलाती है। इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक असममित कार्बन परमाणु युक्त किसी मोनोसेकेराइड के एक असममित कार्बन परमाणु के विन्यास में परिवर्तन को एपीमराइजेशन या एपीमरीकरण कहते हैं। एक एपीमर का दूसरे एपीमर में परिवर्तन ही एपीमरीकरण कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। लाब्री डी ब्राइन वॉन एंकिस्टीन पुनर्विन्यास, लाब्री डे ब्राइन वॉन एंकिस्टीन रीअरेंजमेंट। ये डी ग्लूकोज का डी मेनोस व डी फ्रक्टोज में समावयीकरण से रिलेटेड पुनर्विन्यास है। आइसोमराइजेशन ऑफ डी ग्लूकोज इनटू डी मेनोज एंड डी फ्रक्टोज इज नोन एज लाब्री डे ब्राइन वॉन एंकिस्टीन रीअरेंजमेंट। एल्डोज व कीटोज तनुसारों के साथ क्रिया करके अन्य एल्डोज व कीटोज का एक साम्य मिश्रण बनाते हैं। यह रूपांतरण ही लाब्री डे ब्राइन वॉन एंकिस्टीन पुनर्विन्यास कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, जब ग्लूकोज को तनुसार के साथ गर्म करते हैं तो डी ग्लूकोज का पुनर्विन्यास हो जाता है, जिसके फलस्वरूप डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज व डी मेनोस का एक इक्विलिब्रियम वाला मिक्सर प्राप्त होता है। यहाँ हम देख सकते हैं डी ग्लूकोज को जब तनुसार के साथ गर्म करते हैं, तनुसार के रूप में हम यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, तो उस केस में डी ग्लूकोज, डी मेनोज और डी फ्रक्टोज का एक इक्विलिब्रियम मिक्सर बनता है, जिसमें डी ग्लूकोज के परसेंटेज कंटेंट है 63.67% होता है। इस मिक्सर में डी फ्रक्टोज 29 से 31% तक होता है एंड डी मेनोज
का परसेंटेज 0.8 से 2.4% होता है। इसी प्रकार समान परिस्थितियों में यदि डी फ्रक्टोज व डी मेनोज को भी हम तनुसार के साथ गर्म करते हैं तो समान प्रकार का साम्य मिश्रण प्राप्त होता है। डी ग्लूकोज की जगह डी फ्रक्टोज भी लेंगे तो भी डी ग्लूकोज, डी मेनोज और डी फ्रक्टोज का साम्य मिश्रण बनता है। डी मेनोज को तनुसार के साथ गर्म करने पर भी डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज और डी मेनोज का साम्य मिश्रण प्राप्त होता है। इस प्रकार के पुनर्विन्यास को हम लॉबरी डे ब्राइन वॉन एंकिस्टीन पुनर्विन्यास कहते हैं। इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो इस पुनर्विन्यास के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण रूपांतरण होते हैं। एक डी ग्लूकोज का इनोलेट आयन के द्वारा डी मेनोज में एपीमरीकरण होता है। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है कि डी ग्लूकोज और डी मेनोज एक दूसरे के C2 एपीमर होते हैं, कार्बन नंबर 2 पर भिन्न विन्यास वाले एपीमर होते हैं। सेकंड, डी ग्लूकोज का इन डाइऑल मध्यवर्ती के द्वारा डी फ्रक्टोज में रूपांतरण हो जाता है। यह इन डाइऑल पुनर्विन्यास भी कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, एपीमरीकरण का ये स्टेप निम्न 4 पदों में होता है। फर्स्ट स्टेप में इनोलेट आयन बनता है। कार्बोनिल समूह के सापेक्ष अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन का प्रोटॉन के रूप में जब निष्कासन होता है तो इनोलेट बनता है। यहाँ इनोलेट रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज हो जाता है। जो स्टेप नंबर 2 है उसमें इनोलेट आयन में कार्बन नंबर 2 एसिमेट्रिक नहीं होता है। इनोलेट आयन का किसी भी तरफ से रीप्रोटोनाइजेशन हो सकता है। अगर इसमें 2 संभावनाएं बनती हैं। अगर इनोलेट आयन का पुनः प्रोटोनीकरण उसी दिशा में होता है जिस दिशा से विप्रोटोनीकरण हुआ था तो डी ग्लूकोज ही प्राप्त होगा। अगर इनोलेट आयन का पुनः प्रोटोनीकरण विपरीत दिशा से होता है तो डी मेनोज प्राप्त होता है। इस प्रकार की रिएक्शन को हम निम्न समीकरण से देख सकते हैं। डी ग्लूकोज से इनोलेट आयन प्रोटोनीकरण के बाद में जब बनता है प्रोटॉन निकलने पर, तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो सेम साइड से वापस प्रोटॉन जुड़े या इसके अपोजिट साइड से प्रोटॉन जुड़े। तो अगर अपोजिट साइड से प्रोटॉन जुड़ता है तो डी मेनोज प्राप्त होता है। सेम साइड से ही प्रोटॉन जुड़ता है तो स्टार्टिंग के रिएक्टेंट के रूप में डी ग्लूकोज ही प्राप्त हो जाता है। थर्ड जो स्टेप है उसमें C2 कार्बन पर प्रोटॉन के निष्कासन से जो इनोलेट आयन बना था उस इनोलेट आयन के कार्बन नंबर 1 ऑक्सीजन पर पुनः प्रोटोनीकरण के फलस्वरूप इन डाइऑल मध्यवर्ती बनता है। और लास्ट एंड फोर्थ स्टेप में इन डाइऑल के कार्बन नंबर 2 ऑक्सीजन से प्रोटॉन का निष्कासन और कार्बन नंबर 1 पर पुनः प्रोटोनीकरण से डी फ्रक्टोज बनता है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने देखा कि डी ग्लूकोज से के रिएक्टेंट से रिएक्शन स्टार्ट करके हमने डी मेनोज, डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज तीनों का साम्य मिश्रण प्राप्त किया। तनुसार की उपस्थिति में ऐसा मिश्रण प्राप्त करने की रिएक्शन को लॉबरी डे ब्राइन वॉन पुनर्विन्यास के नाम से जानते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुधा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि डी ग्लूकोज का विवृत श्रृंखला संरचना रद्द क्यों की गई या ग्लूकोज की चक्रीय संरचना की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। डियर स्टूडेंट्स, ग्लूकोज की विवृत या ओपन चेन संरचना यद्यपि इसकी अधिकतर रासायनिक अभिक्रियाओं को समझा सकती है, किंतु फिर भी निम्न कारणों से यह निम्न गुणों की स्पष्ट व्याख्या नहीं करती है। इसीलिए इसके चक्रीय संरचना की आवश्यकता महसूस की गई और विवृत श्रृंखला संरचना को रद्द किया गया। जिन
जिन गुणों की ये व्याख्या नहीं करता है ओपन चेन स्ट्रक्चर, उनमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि डी ग्लूकोज का CHO समूह की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं नहीं देता है। डी ग्लूकोज जैसे सिफा विक्रमक के साथ गुलाबी रंग नहीं देता, यह अमोनिया व सोडियम बाइसल्फाइड के साथ योगोत्पाद नहीं बनाता है, जबकि CHO कार्बोनिल एल्डिहाइड जो हैं जिनमें कार्बोनिल समूह के रूप में CHO होता है, वे सभी यौगिक इस प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं। इसका मतलब यह है कि डी ग्लूकोज के CHO समूह इन अभिक्रियाओं के लिए पूर्णतः मुक्त नहीं होता है। सेकंड जो गुण है जिसकी ये ओपन चेन स्ट्रक्चर द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकती, वो ये है जैसा कि डी ग्लूकोज के भौतिक गुणों से पता चलता है कि ये 2 क्रिस्टलीय रूपों में होता है। एक अल्फा डी ग्लूकोज जिसका मेल्टिंग पॉइंट 146 सेंटीग्रेड होता है और जिसका विशिष्ट घूर्णन का मान प्लस 112.2 डिग्री होता है। इसी प्रकार बीटा डी ग्लूकोज जिसका मेल्टिंग पॉइंट 150 डिग्री होता है और विशिष्ट घूर्णन इसका प्लस 18.7 डिग्री होता है। दोनों क्रिस्टलीय रूप म्यूटा रोटेशन प्रदर्शित करते हैं। इस बात की भी व्याख्या ओपन चेन स्ट्रक्चर द्वारा नहीं की जा सकती है। ये भी एक कारण बना कि इसकी चक्रीय संरचना की आवश्यकता महसूस करने में। इसी प्रकार जब डी ग्लूकोज की मेथेनॉल के साथ HCl की उपस्थिति में रिएक्शन होती है तो भिन्न गलनांक वाले 2 उत्पाद प्राप्त होते हैं। एक अल्फा डी ग्लूकोसाइड जिसका मेल्टिंग पॉइंट 165 डिग्री होता है, इसका विशिष्ट घूर्णन प्लस 15 डिग्री होता है। एक दूसरा बीटा डी ग्लूकोसाइड जिसका मेल्टिंग पॉइंट 107 डिग्री होता है और विशिष्ट घूर्णन -33 डिग्री होता है। उपरोक्त प्रेक्षणों को डी ग्लूकोज की ओपन चेन या विवृत श्रृंखला संरचना द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। इन्हीं कारणों से डी ग्लूकोज की चक्रीय संरचना की आवश्यकता महसूस की गई। अब इसकी चक्रीय संरचना क्या होती है, कैसे ये चक्रीय रूप में कन्वर्ट होता है, चक्रीय रूपों की क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं, इन सब को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप योर स्टडीज कंटिन्यू। गुड बाय।